नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महात्मा गांधी के नाम को लेकर के बवाल अब इस कदर बढ़ गया है कि कल रात में, कल मतलब आज और बीते हुए कल की दरमियानी रात में 1:25 तक संसद चलती रही। विपक्ष के सांसद आधी रात के बाद भी संसद में डेरा डाले रहे। और तो और शशि थरूर, जो पिछले करीब करीब 7-8 महीने से मोदी मय हो रखे हैं, पूरी तरह से मोदी भक्त हो रखे हैं, शशि थरूर ने भी पलटी मार दी और शशि थरूर मोदी के इस बिल के पीछे छिपी हुई खतरनाक मंशा को संसद भवन परिसर में उजागर करने लगे। वो शशि थरूर जो मोदी के हर कदम को पिछले कुछ वक्त से डिफेंड करते आ रहे हैं, वही थरूर खड़े हो गए मोदी के खिलाफ। सुबह होते होते रात में 1:25 तक संसद चली। 1:25 तक बैठे रहे विपक्षी सांसद। रात में सोचिए 2:30 बजे 3 बजे पहुंचे होंगे और सुबह पहुंच गए संसद भवन और करीब करीब 250 सांसदों ने घेर लिया पूरे संसद भवन परिसर में, तख्ती बैनर लेकर के। और अगुवाई कौन कर रहा था? अगुवाई 80 साल की सोनिया गांधी, 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सबके सब उन 250 सांसदों में शामिल थे। और नायडू, आज ये खबर कल कल भी ये खबर की हमने चर्चा की थी, लेकिन आज ये खबर पूरी तरह हिंदू ने भी छाप दी है, ऑथेंटिकेट कर दिया इस खबर को। नायडू, जिनके दम पर सरकार चल रही है, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो भी इस बिल से नाराज है। क्योंकि नायडू का और मोदी का रिश्ता, दोनों का रिश्ता जोड़ने वाला जो माध्यम है वो कोई फेविक्विक नहीं है, वो पैसा है। वो एटीएम जिसकी चर्चा अक्सर करते हैं भाव कि वो एटीएम मानते हैं मोदी को अपना, कि दंड से लगाओ इस गठबंधन समर्थन को, एटीएम के रूप में इस्तेमाल करो, पैसा ले जाओ। और इस बिल में सबसे बड़ा खतरा यही है कि राज्य आर्थिक दबाव में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे राज्य। अगर भाजपा राज्यों में नहीं शासन कर रही है, साझेदार भी है, तो साझेदार को भी ब्लैकमेल करने का एक टूल बन जाएगा। आज नायडू ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा इस बिल से। कल को नायडू को मोदी और मोदी के साथी ब्लैकमेल करने लगेंगे, ये स्थिति हो जाएगी। क्योंकि तत्काल एक ही बात होगी कि भाई पैसा लेना है कि नहीं, मनरेगा चलाना है कि नहीं चलाना है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ खड़ी हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि रोजगार गारंटी जो था ना, वो गारंटी खतरे में है। इस बिल में हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, कल भी चर्चा की थी, लेकिन बिल जब एक एक उसका पैरा सामने आ रहा है, उसको लोग पढ़ रहे हैं, उसके भीतर जा रहे हैं, तो अब जो सबसे बड़ी बात है वो बिल में गारंटी शब्द खतरे में है। इस मनरेगा की खासियत ही थी गारंटी। और इस पूरे चीज को, पूरे बिल को सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या इसकी की है महुआ मोइत्रा ने। अंग्रेजी में स्पीच देती हैं, लेकिन हम आज सुनवाएंगे आपको आखिर में, वो सुनिएगा। एक एक मतलब क्लॉज, सब क्लॉज वाइज, पेज नंबर वाइज उन्होंने इस बिल की धज्जियां उड़ाई हैं कि कैसे ये बिल गरीबों के अधिकार को छीनने जा रहा है, इस देश के गरीबों के अधिकार को मोदी छीनने जा रहा है। भाव को लाइए जरा, बहुत सारी बाइट्स और विजुअल से सब दिखाना जरूरी है। स्वागत है भाऊ आपका। सीधे हम आते हैं खबर पर, और विजुअल्स से पहले मैं कुछ आपको खबरें दो दिखाऊंगा। भैया खबर लाइए, पहली खबर देखिए। जी राम जी बिल पर लोकसभा में रात 1:35, मैं तो 1:25 कर रहा था, 1:35 तक चली बहस में शामिल हुए 98 सांसद। बीजेपी ने किया सपोर्ट। विपक्ष बोला बीजेपी ने किया सपोर्ट, मतलब ये हेडलाइन में ऐसी ऐसी चीज जोड़ते हैं, अरे बीजेपी का ही बिल है, बीजेपी सरकार का बिल है। वही वाला हाल हो गया कि कार में बिठा के मोदी को ले गए। बीजेपी ने किया सपोर्ट, विपक्ष बोला स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजो बिल। ये स्टैंडिंग कमेटी अभी लोकसभा में है, कल तक का सत्र है। मोदी सरकार, मोदी साहब बहुत जल्दी में है इस बिल को पास करवाने के। इसको राज्यसभा में चर्चा करके दंड से पास करवाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी में
भेजने को कह रहा है। अगर स्टैंडिंग कमेटी में बिल गया तो एक तरह मानिए कि विपक्ष की एक प्राथमिक जीत होगी, पहली जीत होगी। ये देखिए, बिल टू रिप्लेस मनरेगा फेसेज क्रिटिसिज्म, टीडीपी फ्लैग्स इंक्रीज्ड बर्डन ऑन स्टेट। टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी, फ्लैग्स इंक्रीज्ड बर्डन ऑन स्टेट। जो बोझ बढ़ रहा है राज्यों पर, उसके खिलाफ उस पर सवाल उठा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अब आइए जो है विजुअल्स और बाइट्स पर जरा संसद की तस्वीरें दिखाइए। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं ये। संख्या देखिए, नॉर्मली क्या होता है, आवाज खोल के रखिए, आवाज खोल के नॉर्मली होता है 10-20 साल तक खत्म होते हैं। के नीचे से शुरू हुआ ये पूरा मार्च टाइप का, पहले शक्ल मार्च के शक्ल में चला, सांसद जुड़ते गए, इकट्ठा हुए। अब देखिए यहाँ अब तक सोनिया गांधी हो चुकी है। बीच में सोनिया गांधी तो धर्मेंद्र यादव खड़े हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए पूरा हम खुद तो इसको कहते, ये देखिए नॉर्मली 20-25 सांसद होते हैं तो एक बड़ी खबर बन जाती है। पूरा विपक्ष एक मुश्त खड़ा है, एक साथ खड़ा है। अब चलते हैं आगे, जरा खड़गे साहब को सुनाइए। ये देखिए, मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज़, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे और सारे स्टेट में और सारे जिले में इसका आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लेते। अरे नाम का क्वेश्चन नहीं भैया, महात्मा गांधी का तो नरेगा के बाद नाम लगा, क्वेश्चन ऑफ राइट। ये अब असली बात आई कि बापू तो प्रेरणा है वैचारिक, असली बात है इस देश के गरीबों के हक का सवाल। गरीबों के हक, सिर्फ गांधी का नाम हटाना मसला नहीं है, गांधी के नाम के साथ गांधी के विचार, जो गरीबों के सशक्तिकरण का विचार था, ग्राम स्वराज का विचार था, आखिरी व्यक्ति, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने का विचार था, उन विचारों को तोड़ने की कोशिश है। अगला बयान लाइए, अगली बाइट लाइए। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू तो है नामकरण का। महात्मा गांधी का नाम बदलकर और उन्होंने एक इस प्रकार का नाम रखा है जिसका कोई पता ही नहीं पड़ पाता कि ये आजीविका है, ये क्या बात है। एक दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया गया। पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकारें देती थी। तीसरा, उसमें जो कमेटियां थी उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है, और उस तरह से जो उसकी मूल भावना थी कि जिसको जो एक गारंटी थी, जॉब गारंटी, वो समाप्त कर दी गई है। ये बेसिक उसमें कमी है। सबसे बड़ी कमी देखिए जिस पर चर्चा आज है कि जो गारंटी है वो गारंटी को मार रहे हैं। चलिए आगे जयराम रमेश को सुनवाइए, नहीं शशि थरूर को सुनवाइए, शशि थरूर को सुनवाइए।
तो आपको पता है कि इन्होंने 2 भाषा इस्तेमाल की है बिल के नाम पे। महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि 2 भाषा इस्तेमाल करके गारंटी शब्द भी है और रोजगार भी है और आजीविका भी है और बीच में एंड भी है। इसका मतलब क्या होता है कि वो लोग जी राम जी का शब्द निकालने के लिए ये सब किया है। मेरे ख्याल में ये सीरियस बात नहीं है। और आप भी सोचिए, महात्मा गांधी जी राम राज्य के बारे में बोलते थे और उनका जो संकल्प था ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज और राम राज्य उनके मन में एक ही चीज है। मतलब राम राज्य जब तब आएगी जब हमारे देश में ग्राम स्वराज भी हो। तो जब इस किस्म का एक लॉ हो रहा है, हमारे नियम ले आ रहे हैं, तो इसको महात्मा गांधी का नाम हटाना भी ठीक नहीं था। और हटाने के बाद ये 2 भाषा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और उसके बाद ये जी राम जी कहना, देखिए राम का नाम तो हम बहुत बहुत दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि राम का नाम बदनाम मत करो, यही ये लोग कर दिया है। मेरे ख्याल में उसके दूसरे भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बेरोजगारी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके के तरफ से सारे पैसे जाते थे, अब वो कहते हैं कि 40% प्रदेश को देना पड़ेगा। और बहुत प्रदेशों के पास इतना पैसे नहीं है। केरल में जितना खर्च हो रहा है 40% है 2500 करोड़। सरकार तो ब्रोक है, उनके पास है ही नहीं पैसे। तो उसका मतलब होगा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल में इस लॉ के बारे में ये लोग काफ़ी सोचे नहीं है और इसके बारे में अच्छी चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। चलिए अगली बाइट लाइए। मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना केवल महात्मा गांधी का ही अपमान नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र का अपमान है। क्योंकि राष्ट्रपिता की उपाधि कोई सड़क पर नहीं मिली है। राष्ट्रपिता की उपाधि कहीं बाजार में खरीदी नहीं गई है। ये उपाधि जो है बहुत ही मेहनत, बलिदान और देश से अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद, देश को आजाद करने के बाद, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में लड़ी गई थी और अंग्रेजों को 7 समुद्र पार कराया गया था। उनको तब राष्ट्रपिता, और इस तरह से तो जो करेंसी है उसमें भी राष्ट्रपिता जी का फोटो है, उस पर भी इनकी नजर हो सकती है। तो उनका नाम हटाना देश का अपमान करना है, आजादी का अपमान है, इस देश की आजादी का अपमान है। चलिए आगे लाइए। हिंदी में सब सुना दिए, एक अंग्रेजी में सुनाना जरूरी है क्योंकि दर्शक हमारे तमिलनाडु, केरला, तमाम राज्यों से हैं। एक नहीं, पहले जॉन ब्रिटास को सुनवाइए, इनको तो इसके बाद सुनवाएंगे। यही तो असली कलई यही खोलेंगे मोदी की। जॉन Just a beginning. The whole nation is on the path of protest. Gandhiji has been eliminated, erased in the name of Ram. One of the premier labor program, which was a right for the workers, crores and workers, have been actually butchered. This government has done a gross injustice to the poor people, the workers. Now the scheme will not be functional. They want to wind it up. In fact, putting 40% burden on states means, in effect, they have to wind up and close down this program. The whole nation, the poor people, the laborers are on the war path and on the path of the protest. We feel that the whole country will be agitating against this. अब भाऊ के पास हम चलेंगे एक बाइट सुना करके, उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं लाने के लिए चर्चा में और दिखाने के लिए, लेकिन एक बाइट सुनाऊंगा। भाऊ अब गौर से सुनिएगा, इतनी गंभीर बातें आपने सुन ली। गारंटी जा रही है रोजगार में, जो है रोजगार को बेसिकली इस स्कीम को खत्म करने का ये रास्ता अपनाया है। लेकिन इस पर चर्चा के समय ये देखिए भाजपाइयों का असली चेहरा देखिए। पहले सुनवा देता हूं, फिर परिचय बताता हूं। प्ले करिए वीडियो, सुनिएगा भाऊ, जरा इसको गौर से सुनिए और सब दर्शक। लड़की
की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? इसको एक बार फिर से सुनाइए, इसको फिर से सुनाइए। ये देश यही चुन रहा है तो यही पाएगा जो चुन रहा है। सुनाइए इसको। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं अजय भट्ट। ये उत्तराखंड से सांसद हैं अजय भट्ट। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। ये बता रहे हैं रोजगार न लग रहा हो, पति पत्नी में बन न रही हो, गाय दूध न दे रही हो, बच्चे को रोजगार न मिल रहा हो, बेरोजगार घूम रहा हो, तो राम राम कर दो, जय राम 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 कर दो और सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम राम राम कहते हैं नरेंद्र मोदी से और तुम लोगों से। देश का पीछा छोड़ दो, जब सब राम ही करेगा तो विदेश मोदी घूमेगा। जब सारा काम राम ही करेगा, सब राम ही नाम ले सोना है, तो विदेश घूमने के लिए हमने बिठाया है कि हवाई जहाज में बैठो और शेरवानी पहन करके नया नया कपड़ा पहनो, नया जूता पहनो, लाखों चश्मा पहनो और हाथ जोड़ के फरार हो लो विदेश। इसके लिए चुन के बिठाया था, जब सब राम करेगा तो। भाऊ, ये योजना आज चर्चा इसलिए लाया, अब आपने जैसे अभी बात हुई कि ये कल भी हमने किया था। ये इस देश के करोड़ों मजदूरों का हक छीनने वाला बिल है। इसमें गारंटी खत्म है। और आखिर में मैं सुना दूंगा, महुआ मोइत्रा को सुनिएगा सब लोग। पेज वाइज, पैराग्राफ वाइज बताया है कि गारंटी खत्म है। देखिए आशीष जी, इस बिल के पैरामीटर्स मात्र ये महात्मा गांधी का नाम निकाल के राम जोड़ा, ये बहुत सही मायने में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। खड़गे जी ने कहा ये तो पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया। सवाल है इस योजना के साथ टोटली ध्वस्त की गई है योजना। इस योजना में जो कुछ बदलाव है, जो मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं, धारा 5(a) ये बताती है कि ये केंद्र अधिसूचना जारी करके बताएगी कि ये कहाँ काम होगा मनरेगा का। राज्य या पहले तो ये ग्राम पंचायती राज में ये तय होना था। पंचायत तय कर रही थी कि मेरे यहाँ मनरेगा का कौन सा काम करना है। ये केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करेगी कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में काम होना है, तो पूर्वांचल में मनरेगा लागू होगा, बाकी एरिया में नहीं लागू होगा। केंद्र सरकार ने ये पूरा अपने हाथ में रखा है। केंद्र तय करेगा मनरेगा का काम कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। ये बेसिक पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो सुधारने का, जो ग्रामीण माइक्रो लेवल पे जो काम था, वो मैक्रो लेवल पे चला गया है और केंद्र सरकार ने बेसिक इसकी आत्मा को ही झंझोड़ दिया यहाँ पर। दूसरा है एक धारा 4/5 4/5 वो कहती है कि केंद्र सरकार इसके मानक तय करेंगे। ये मांग ड्रिवन थी, मांग के अनुरूप मनरेगा थी। मांग ज्यादा, यदि अकाल पड़ा, ज्यादा मांग है तो ज्यादा काम होता था। अभी इसके मानक केंद्र तय करेगी कि कितने रोजगार देना, कितना नहीं देना, कहाँ देना ये भी तय करेगी, कितना देना ये भी तय करेगी, क्या पैसा देना ये भी तय करेगी। पैसे के मामले में ये बिल अभी तक चुप बैठा हुआ है। कितना पैसा मिलेगा मनरेगा में, इस बिल में कोई डिक्लेरेशन नहीं है। उसके बाद धारा 4(16) है, जिसके तहत राज्यों को, राज्य कितना पैसा देगा मनरेगा में, कितनी वो लेबर को, काम करने वालों को कितना पैसा देगा, ये भी केंद्र तय करेगा। अभी ये राज्यों के हाथ में था। उसके बाद धारा 22(2) जो कहती है, वो सीधा कहती है कि भैया ये अब पहले जैसा नहीं रहेगा, इसमें 60% गवर्नमेंट का रहेगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% केंद्र सरकार का रहेगा, राज्य सरकार का रहेगा। अब मैं मोटी मोटी तौर पे पिछले साल का अलॉटमेंट देखूं तो 86,000 करोड़ अलॉटमेंट हुए थे मनरेगा के लिए। इसके मायने है कि अब 34,000 करोड़ राज्यों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब हम उन 2 राज्यों की बात करते हैं आशीष जी, जिस बैसाखियों पे सरकार टिकी है। उन 2 राज्यों की स्थिति देखिए आप। आंध्र प्रदेश में 10 लाख करोड़ का कर्जा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का रेवेन्यू 1.82 लाख करोड़ है पिछले बजट का, और खर्चा 2,30,000 करोड़ है। इसके मायने आंध्र प्रदेश में 35,000 करोड़ का वैसे ही घाटा है बजट का। आंध्र प्रदेश हर महीने मतलब हर टोटल इनका जो हर साल का जो देय है सिर्फ ब्याज का कर्जे के ऊपर वो 40,000 करोड़ है। पर डे आंध्र प्रदेश 110 करोड़ रुपए दे रहा है ब्याज मात्र पर डे। आरबीआई ने और सीएजी ने आंध्र प्रदेश को ट्रैप इकोनॉमिकली ट्रैप स्टेट बोला है। सीएजी ने कहा क्योंकि चंद्रा बाबू ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी आने के पहले। इसके पहले वाईएसआर रेड्डी ने पूरी खजाना लुटवा दिया था। अब आपको वो फ्रीबीज की स्कीम भी चलानी है, साथ में आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बीच में इन्होंने थोड़े इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बढ़ाने की बात करी तो पूरे राज्य में हंगामा हो गया, क्योंकि अब राज्य को फ्री का खाने की आदत लग गई है। अब सारा दमोदमार राज्य का है। आप मुझे बताइए, ऐसे में यदि मनरेगा का और उनको 1,000 करोड़ का, मनरेगा ने इनको 6,266 करोड़ रुपए पिछले साल अलॉट किए थे, 7,000 करोड़ पकड़िए। अब यहाँ जहाँ एक एक पैसे की मारामारी है, वहां पे ये मनरेगा का बोझ कहाँ से लाएंगे, कहाँ से कर्जा लेंगे मनरेगा का 40% देने के लिए। एक तो ये बैसाखी की बात हुई। दूसरे बैसाखियों पे हमने पहले ही बात की थी कि बिहार में क्या स्थिति है, कि बिहार में रोज 62 करोड़ रुपए रोज ब्याज जाता है कर्जे का। बिहार में टोटल रेवेन्यू जो है वो 2,44,000 है और एक्सपेंडिचर 3,27,000 करोड़ है। जहां आपका डेफिसिट जो वित्तीय घाटा है वो 82,000 करोड़ है। राज्य पे कर्जा 4,04,05 लाख करोड़ है, जिसका टोटल देय जो है 23,000 करोड़ एनम है और 63 करोड़ रोज का डेली का इनका ब्याज का देना पड़ता है। ऐसे में नई जो योजनाएं घोषित की आपने उसको भी क्रियान्वयन करना है, और ये मनरेगा का 40% भी आपको देना है। यदि मनरेगा को इनको पिछली बार 2,000 करोड़ के आसपास अलॉट हो गया था, उसका 40% निकालिए, फिर इनका घाटा बढ़ेगा। जहां ये दोनों बैसाखियों के, मैं बाकी राज्यों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बाकी पंजाब राज्य ऐसे है जिनका जीडीपी का और कर्जे का रेशियो 40% क्रॉस हो चुका है। वो अत्यंत बीमार रूप से आईसीयू में है इकोनॉमी। 30% यदि जीडीपी का आपका घाटा पहुंचता है तो आपकी इकोनॉमी बीमार मानी जाती है, अर्थव्यवस्था। जहां 40% कई राज्यों ने क्रॉस किया है जीडीपी डेब्ट का रेशियो, वो आप समझ लीजिए वो आईसीयू में है। जो आईसीयू में होता है ना, उसको सर्दी होने पे भी जान चली जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी कोई और बाहर का एक्सटर्नल अटैक सहन ही नहीं कर सकती। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू रास्ते पे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है उनका, क्योंकि आने वाले समय में उनको वो करना है, तुम्हारा कैपिटल बनाना है नया अमरावती, उसके लिए पैसे मांग रहा है केंद्र सरकार से। बहुत सारी परियोजनाएं जो है केंद्र सरकार के भरोसे है। केंद्र सरकार पैसा अलॉट करती है, देती नहीं। 5 फ्लैगशिप कंपनियां जो थी मोदी जी के ड्रीम स्कीम योजनाएं, वो पांचों के पांचों ड्रीम योजनाएं अलॉटमेंट से 10%, 15% फंड अलॉट हो गया, मतलब अलॉटमेंट से एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने अधिकारियों से पूछा कि आपके पास फंड आया, आपने खर्चा क्यों नहीं किया? बोले आए तो खर्चा करे ना भैया, जो आया वो खर्चा किया और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया।
अलॉट किया 1000 करोड़ रुपए, दिया 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ खर्चा किया और दे दिया। तो सीएजी क्या कह रही है कि 100 करोड़ स्पेंड, अलॉटमेंट 1000 करोड़। तो फिर 900 करोड़ अनस्पेंड क्यों है? क्योंकि पैसा मिला ही नहीं, सिर्फ घोषणा की है, ऊपर से आया नहीं। को बहुत मोटा मोटा अगर 2 लाइन में कहें तो पहले मनरेगा, जब पहले वाली जो स्कीम थी उसमें पैसा केंद्र का था और फैसला गांव का था। अब पैसा गांव का और राज्य का है और फैसला मोदी जी करेंगे। इसमें एक खतरा और भी है, एक खतरा और है। आज की तारीख में आप अक्सर सुनते होंगे अजीत पवार से लेकर के वो छोटे मोटे नेता तक, हमको वोट नहीं दिया, तुम्हारा काम हम क्यों करें, जो हमको वोट देगा उसको हम करेंगे। तो अब मनरेगा भी उस क्षेत्र में कहेंगे इस इलाके में हम आ गए, यहाँ मनरेगा जाएगा ही नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे मरो तुम लोग। इस मनरेगा की ताकत क्या थी? 15 दिन के भीतर ऑन डिमांड, जो विभाग ने कहा 15 दिन के भीतर कोई भी कहा कि मैं मजदूरी करूंगा, उसने इनरोल करवाया। 5 किलोमीटर के भीतर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार दिया जाए, प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो गारंटेड रोजगार होगा, 100 दिन की गारंटी होगी। अब आप वोट दोगे, अब ये हो सकता है अगली बार चुनाव कहें मनरेगा चाहिए, 150 रुपया चाहिए तो वोट दो हमको। अब 10,000, अब वोट की कीमत 10,000 तक जो पहुंच गई थी ना, 10,000 तक पहुंची थी बिहार जाते जाते। हालांकि महाराष्ट्र में भी बहुत कीमत गई थी उस समय, गड्डी और बंडल सब भावन बताया था वहां पर, लेकिन जो कीमत 10,000 तक बिहार में पहुंची थी वोट की, अब वो 150 पे आने वाली है। मनरेगा मजदूरी चाहिए तो वोट दे दो। ये ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा टूल बन सकता है। मैं अभी कहूंगा, मैं साथ में अभी हम आपके साथ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उस पर एक आध सवाल जवाब कर लेंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा अंग्रेजी में भाषण है, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जरा सुनाइए भैया, ज्यादा लंबा नहीं है, मैं 5-6 मिनट सुनाऊंगा बस, सीधा जो पॉइंट। The objects and reasons of the bill, I've got the bill in front of me, I'm looking at page 1. Now, if you look at the objects and reasons of the bill, it says to provide an enhanced statutory wage employment guarantee of 125 days in every financial year to every rural household. But actually, there is no one single element, not one, of the legal right to work retained in the bill, which was there in the original bill. That was a legal right. Nothing. Now, Manrega, the original Manrega provided some fundamental guarantees. The first, it was central government funded. The wage bill was met 100% by the central government. The second, it was a demand-driven employment program, as my honorable colleague Naresh Ji from the SAPA said. He said when people wanted to work, it was demand-driven. It was bottom-up. And the third guarantee was that 100 days of work across rural India, no matter where you were. There was no notified area, no this, no that. You wanted to work, you lived in rural area, you filled up a form, you were entitled to it. That was the right. Now this government, I'm looking at the bill, they've used the word guarantee 92 times. 92 times in this bill. But I'm going to go through just 4 provisions of the bill which demonstrates that the new Ramji bill provides no guarantees at all. Forget about 92, it provides not even one guarantee. So let me look at the first. First, if I'm looking at page 4, chapter 2, section 4, subsection 5 of the proposed bill. What does it say? The central government shall determine the state-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the central government. So the Manrega, which was a demand-driven employment program, has been now replaced by an allocation-based scheme, which the central government can alter at whim. So central government thinks they want to alter the quantum of allocation, it can. So this takes us back. This is retrograde. It takes us back to the pre-Manrega days when we had the Jawahar Rozgar Yojana, when we had employment assurance schemes, which basically used to give the people of India only about 10 days of employment. That's what you're taking us back to. The second provision, which is deadly, which I'm looking at the bill, again, page 4, chapter 2, subsection 5, section 5, subsection 1 of the bill. It completely destroys the idea of a universal legal entitlement across rural India. What does it say? Save as otherwise provided, the state government shall in such rural areas as may be notified by the central government. So the center is saying that the scheme will run only in those areas which has been notified by the central government. So the state government has to provide for the 125 days of work, but the
center is going to prescribe the norms. Brilliant. Wow, this is great. Now this 125 days that they're saying, this is all eyewash. In the last 5 years, what has been the reality? Due to squeezed allocations, Manrega has not been able to meet demand for work. It has not been able to. Average in India has been between 50 and 55 days work on average. In Bengal in the last 5 years, no matter what the demand was, you could not give even 1 day of work because you stopped the program. The third provision, the same chapter, chapter 2, page 4, section 4, subsection 6. What does this state? Any expenditure incurred by a state in excess of its normative allocation shall be borne by the state government. So suppose any state government has more demand, its people want more work and it gives it more work, the state government is on the hook for the bill. The central government is not going to go beyond the allocation. Exactly what my colleague pointed out. The fourth, the most deadly, this is the death knell for the Manrega scheme. This is why Manrega is not going to go forward because of this provision. Let's look at page 11, chapter 5, section 22, subsection 2. For the purposes of this act, the fund sharing pattern states and union territories 90-10. Now, under section 22 of the old Manrega, 100% of the wages was central government, and in terms of materials and admin, 75 was central government, 25 was state government. Now, let me give a very small example so you understand what this means. Let me illustrate the funding comparison. Now, let's just state for any state, the total Manrega expenditure per annum is 10,000 crores. Out of that, say wages is 7,000 crores and materials is 3,000 crores. State government in the old situation, central government is picking up 100% of the 7,000 crores, and of the materials 3,000 crores, central government is picking up 75%, that's 2,250 crores. State government is picking up 750 crores. So what is the situation? Central government's total bill is 9,250 crores. State government pays 750 crores. It's the old Manrega. The new VRAMG, what is it looking at? Same expenditure of 10,000 crores. Sir, I've got 12 minutes, sir. I'm the first speaker, 12 minutes. Please don't ring the bell, sir. Okay, now under the new situation, what is happening? It's same expenditure of 10,000 crores. In the same expenditure, it is 60-40 of the total. Center spending 6,000, state has to spend 4,000. Old situation, state for the same expenditure was only liable for 750 crores. Now the state is liable for 4,000 crores. So the state share has gone up by 3,250 crores, which is 430% more. Now for the same level, the state has to give additional 3,250 crores. Now for the states, what does this mean? This is a loss of wage protection because you're on the hook for the wage bill. There's a budget cap risk where if there's expenditure beyond the allocation, the states have to borne it. But the unemployment allowance, that if you don't give work, the unemployment allowance in the old section was under the... Please let me finish, sir. चलिए, वो स्पीकर साहब को सुनने नहीं है, जहां काम की बात सुनने नहीं है और काम की बात नहीं सुननी है। मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, 1 मिनट भाव बस। आप जरा अजय भट्ट को सुनवाइए, उसको नहीं रोक रहा है कोई स्पीकर। मतलब शर्म आनी चाहिए इस देश की संसद को, शर्म आनी चाहिए इस देश की संसद को। अगर इनका प्रिविलेज जो है, इनका विशेषाधिकार हनन हो रहा है तो हम कर रहे हैं, जरा सुनवाइए। उसको नहीं रोक रहा था, ये जो आंकड़े जो होमवर्क करके आया है उसको रोक रहे हैं सब। ये सुनवाइए, ये बकवास इसकी। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? देखिए, सारे काबिल बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर से लेकर ठहाका लगा रहे हैं, और एक भी बार स्पीकर की आवाज सुनी आपने बाबू? एक बार भी स्पीकर की आवाज आपने सुनी हो कि ये क्या कर रहे हो आप, काम की बात करो? ये बिल हमने भी देखा, जो मोहिया मैत्रा ने जो सेक्शंस बताए उसी सेक्शन पे हमने भी डिस्कशन किया था। ये टोटली सेंट्रली ड्रिवन, और आपने बहुत सही कहा कि पहले मनरेगा ही था, केंद्र का पैसा था और गांव का काम था। अब गांव का पैसा है और केंद्र का काम है, ये हो गया। केंद्र तय करेगा कहाँ काम होना है, केंद्र तय करेगा कितना काम होना है, केंद्र तय करेगा आपको काम की जरूरत है या नहीं है, केंद्र तय करेगा कितना पैसा देना है, और फिर अल्टीमेटली जो बिल आएगा उसमें से 40% सरकार वो राज्य सरकार पे। राज्य सरकार के अधिकार खत्म हो गए, बजट का पैसा का मार पड़ी है। मनरेगा में
अधिकार बहुत ज्यादा थे, पैसे का एक भी प्रॉब्लम नहीं था, सारा पैसा केंद्र से आ रहा था। ये टोटल मनरेगा को खत्म करने की योजना है। आशीष, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब तक इनको ये लगता है कि मनरेगा का उपयोग कौन लेता था, पढ़ा लिखा इंसान नहीं लेता था, और गरीब जो गरीब तबका है, मजदूर। क्योंकि लोअर से लोअर मिडिल क्लास, अति पिछड़ा या अति इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है, या जो किसान खेती पे अवलंबित है, और वो किसान जो नॉन इरिगेशन में है, स्मॉल होल्डिंग वाले हैं, वो किसान सिर्फ बरसात के भरोसे काम करता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सबसे ज्यादा कोई सेक्टर इस देश में मारा गया है। हम तो दिल्ली में हवा हवा सांस लेने के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस देश का किसान इस क्लाइमेट चेंज के चलते पूरे बर्बाद हो चुका है। उसको पता नहीं कब बरसात आती है, उसको पता नहीं जब फसल काटने की होती तो बरसात आके फसल खराब कर देती है, जब बरसात चाहिए थी तब बरसात आती नहीं है, दोबारा रुपाई करनी पड़ती है या दोबारा फिर सोइंग करनी पड़ती है। तो यहाँ तो मर हो रहा है, तो मनरेगा पे तो हो जाता है, आप उसकी रोजी रोटी छीन रहे हो, कहां भरोगे ये पाप, और कितना बचाओगे? 30-35 करोड़ रुपए बचाओगे, 40 करोड़ रुपए बचाने के लिए कर रहे हो आप, 40,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की 4 रैलियां 40,000 करोड़ की हो जाती है, प्रधानमंत्री की 4 विदेश यात्रा, 3-4 विदेश यात्रा भी जो गए, इसका खर्चा देखो तो 40,000 करोड़ से ज्यादा होगा। अरे कर्जे माफ, अभी आंकड़े रखे थे ना, अभी आंकड़े रखे थे, कितने लाख करोड़, साढ़े करोड़, कितना माफ कर, कुल मिलाकर इन 2 राज्यों को सोचना है जिनकी बैसाखियां हैं, बिहार को सोचना है, नहीं वो तो बिहारियों सोचने को की सोचना है, आंध्र प्रदेश के तेलुगु लोगों को सोचना है। आज चंद्रबाबू लड़ रहे हैं, कम से कम नीतीश के तो गले से भी आवाज नहीं निकल रही है। चंद्रबाबू कम से कम बोल रहे हैं कि ये नहीं चलेगा भाई, कहां से देंगे पैसा, ये तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। समझ में तो सत्ता का मक्खन खाने के लिए इतने निर्लज्ज हो सकता है आदमी कोई, कि जिस राज्य ने आपको इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया उस राज्य के साथ अन्याय हो रहा है, उस राज्य के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि सत्ता का मक्खन खाना है। इतने स्वार्थी राजनीति के शायद ही पैदा हो गए होंगे। ये बिहार की जनता को छोड़ देखना है, बिहार पे कर्जा बढ़ेगा, बिहार का घाटा बढ़ेगा, वित्तीय घाटा बढ़ेगा। कोई नीतीश कुमार, कोई चौधरी, कोई कुछ अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है, आप ही से वसूल कर रहे हैं। अरे भाऊ, एक लाइन बस आखिर में समझ लें, ये नेता, इनको क्या फर्क पड़ना है, इनका बेटा थोड़ा मनरेगा में जाना था, इनका बेटा थोड़ा जाएगा, इनके बेटे तो सिफारिश होती है, नीतीश के बेटे की सिफारिश हो रही है ना कि राजनीति में आ जाओ ताकि विरासत जिंदा रहे, विधायक बनते रहे हम। नीतीश की स्थिति जो है, नीतीश की स्थिति जो है, आज कहना पड़ेगा, नीतीश की जो स्थिति है, अगर घर में किसी बुजुर्ग की वो स्थिति होती है तो लोग कहते हैं कि इसको भैया ताऊ को घर में ही बैठाओ, बाहर न जाने दो, मोहल्ले में कहीं जाने मत दो, और वो आदमी मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। नीतीश जिस तरह की हरकतें अब कर रहे हैं, आप बताइए भाऊ, अगर किसी घर का बुजुर्ग वैसी हरकत करे तो घर के लोग, घर के बच्चे निगाह रखते हैं कि दादाजी बाहर न जाने पाए, क्योंकि दादाजी सेहत अभी ठीक नहीं हो उनकी, दादाजी बाहर जाएंगे जो है कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो बच्चे चिढ़ाएंगे, घर में बिठाओ दादा। राज्य छोड़ा भाई, जिस लड़की को इसने सर्टिफिकेट दिया नौकरी का, उसने नौकरी भी छोड़ी और राज्य भी छोड़ा, राज्य छोड़ के चली गई। इससे बड़ा कलंक क्या होगा बिहार के नाम पर, बिहार के माथे पर। लेकिन बिहार को चाहिए जो तो मिल रहा है बिहार को। इजाजत दीजिए हमें, वक्त काफी हो गया है, और भी कार्यक्रम है, और जरूरी कार्यक्रम है, उनको भी आप तक लाना है कि कैसे ये शीर्षासन कर रहे हैं रामदेव के जो है दिशा निर्देश में मोदी जी। रामदेव ने जो सिखाया शीर्षासन सबको, मोदी जी कैसे कर रहे हैं, वो अभी अगले कार्यक्रम में लाते हैं हम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।